Hey everyone, welcome back to our own YouTube channel Igno E-पाठशाला. Hope you people are doing well. आज बहुत दिनों के बाद मैं आपसे इंटरेक्शन करने वाली हूँ. आई होप दिस इंटरेक्शन विल बी फ्रूटफुल फॉर यू और ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगी. ठीक है, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर एक पोल जनरेट किया था. जो भी स्टूडेंट्स टेलीग्राम पे जुड़े हैं उनको पता होगा. मैंने एक पोल जनरेट किया था रिगार्डिंग कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो PhD के बारे में जानना चाहते हैं. सो हेयर इज़ अ वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू जो भी आगे PhD करना चाहते हैं या फिर अगर आप UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं. सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट और UGC नेट की प्रिपरेशन के बाद आप PhD के लिए कैसे आगे जा सकते हैं. ठीक है, तो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे. सो प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोज़ को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए. सबसे पहले बात कर लेते हैं हम UGC नेट JRF एग्ज़ाम के बारे में. आई होप आप सभी लोग ने इसका नाम सुना होगा और आप में से कोई ऐसे हैं जिन्होंने नाम नहीं सुना है. सो आई गेस इस वीडियो से आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाएगी. ठीक है, तो जो UGC नेट एग्जामिनेशन होता है ये आपका NTA है जो एजेंसी वो कंडक्ट करवाती है और ये एग्ज़ाम आपका साल में 2 बार होता है, जून में एंड दिसंबर में. ठीक है, अगर हम इसकी बात करें फ़ीस की कि एग्जामिनेशन की फ़ीस कितनी है तो जनरली आपकी जो अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी है उनके लिए फ़ीस है आपकी 1150. ठीक है, बाकी आपका SC ST PWD के लिए आपका है 600 रुपीज़ एंड थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपीज़ है. ठीक है, और एग्ज़ाम का ड्यूरेशन आपका 3 आवर्स का होता है जिसमें आपको देखने को मिलता है पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 आपका जनरली होता है 50 क्वेश्चंस का कैरिंग 2 मार्क्स ईच एंड आपका जो पेपर 2 होता है वो आपका होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिस सब्जेक्ट्स में आप क्या करना चाहते हैं अपना JRF या नेट क्लियर करना चाहते हैं. ठीक है, वो पेपर आपका होता है इन ऑल, इसमें क्वेश्चंस होते हैं 100 एंड ईच कैरीज 2 मार्क्स. बट इस पेपर का प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती है. तो इसका मतलब ये है कि आप पूरा पेपर ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्क. ठीक है, तो मैं हमेशा आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है जस्ट अटेम्प्ट इट, क्योंकि अगर सही होगा तो नंबर मिल जाएंगे, उसको स्किप करके कोई भी आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है. ठीक है, बात कर लेते हैं अब एग्जामिनेशन के क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की. तो आपका जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है आपकी या EWS है जो जनरल के अंदर ही आते हैं आपके, इनका 55% होना चाहिए आपके PG में. ठीक है, और बात करें हम दूसरे की डेट इज़ OBC SC ST एंड PWD, इनका 50% क्राइटेरिया रखा गया है. ठीक है, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जनरली स्टूडेंट के माइंड में कि मैम क्या ये हमारा जो JRF है या नेट है ये कब तक वैलिड है. ठीक है, तो बात करो अगर मैं नेट की तो नेट आपका लाइफ टाइम वैलिड होता है, लेकिन JRF की बात करें तो JRF की जो वैलिडिटी है वो 3 इयर्स है विद इफेक्ट फ्रॉम जब आपको आपका JRF अवार्ड हो गया हो. ठीक है, जैसे कि अगर आपको लेटर मिल जाता है JRF का उस डेट से 3 साल के अंदर अगर आप यूनिवर्सिटी में कहीं भी एनरोल हो जाते फॉर योर PhD तब आप क्या फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं कर सकते. ठीक है, तो अगर आपका JRF क्लियर हो चुका है और अभी भी अगर आपने PhD में एडमिशन नहीं लिया है तो प्लीज़ ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको फिर फेलोशिप नहीं मिल पाएगी. ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैम ये JRF और नेट का एग्ज़ाम अलग होता है क्या. सो द आंसर इज़ नो. एग्ज़ाम आपका एक ही होता है, दोनों की कट ऑफ अलग बनती है, क्योंकि JRF की आपकी जो कट ऑफ होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू असिस्टेंट प्रोफेसर की. ठीक है, तो अगर आप JRF के कट ऑफ के आसपास आ जाते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि आपको फिर गवर्नमेंट से क्या मिल जाएगी, फेलोशिप मिल जाएगी. क्योंकि जनरली UGC नेट क्लियर करने का बेनिफिट जो मैंने फेस किया, क्योंकि मेरा UGC नेट ही क्लियर है, तो आपको एक एडवांटेज सिर्फ ये मिलता है कि आपको जनरली यूनिवर्सिटीज़ में जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ पे सीधा इंटरव्यू देना होता है, आप उनके रिटन से एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, ये एक प्लस पॉइंट होता है. लेकिन उसमें भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करें, मतलब उस क्राइटेरिया को नहीं मानती हैं, वो तब भी आपका रिटन एग्ज़ाम देती हैं. ठीक है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि अगर आपने नेट भी क्लियर किया है तो उस नेट क्लियर में भी अगर आपने 2 साल के अंदर एडमिशन ले लिया है तब तो आपको ये रिटन एग्जाम्प्ट का क्राइटेरिया देखने को मिलेगा. अदरवाइज़ आपको भी क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा. ठीक है, तो इस चीज़ के लिए अब भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपका सिर्फ UGC नेट ही क्लियर है तो भी आप कोशिश करिए कि 2 साल के अंदर आप PhD के लिए एनरोल हो जाएं. ठीक है, दूसरी चीज़ ये भी है कि UGC नेट वालों को ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको फेलोशिप मिले.
वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो आपको फेलोशिप देंगी और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो आपको फेलोशिप नहीं ग्रांट करेंगी। तो इसीलिए हमेशा सब लोग कहते हैं कि JRF क्लियर कर लो ताकि आपको एटलीस्ट फेलोशिप मिलती रहे। ठीक है, सो आई होप ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी फ्रूटफुल होगी कि ये एग्ज़ामिनेशन क्या है। बाकी जो पेपर है, पेपर का पैटर्न है, पेपर किस तरीके का आता है, मैं ट्राई करूँगी कि आपके साथ एक बार शेयर कर लूँ। ठीक है, और जो सिलेबस है वो आपको इनकी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप जिस भी कैटेगरी से UGC नेट या JRF देने का सोच रहे हैं, अपना सिलेबस ज़रूर डाउनलोड करिए। और एक गलती कभी भी मत करिएगा जो जनरली स्टूडेंट्स करते हैं कि आपने सिलेबस डाउनलोड कर लिया और उसको अपने लैपटॉप में ही रख लिया। ठीक है, सिलेबस की हार्ड कॉपी निकाल के उसको सामने रखिए और तब पढ़िए। उसका बेनिफिट क्या होगा, जब आप एक एक टॉपिक अपना कंप्लीट करते चलेंगे ना, आप उसमें ऑलरेडी मार्क करते चलिए कि हाँ मैंने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया, मैंने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। उससे क्या होगा, आपको एक बूस्ट मिलेगा कि हाँ मैंने कोर्स का काफ़ी एरिया कवर कर लिया और अब मुझे क्या क्या कवर करने की ज़रूरत है। ठीक है, हो सकता है ये थोड़ा ओल्ड स्कूल लगे, इट इज़ और इट मे बी नॉट ओल्ड स्कूल, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग आप इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से ही किया था। ठीक है, तो जो मैं करते आई हूँ मैंने वही आपको यहाँ पर बताया। एंड आई होप नेक्स्ट इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई आपकी एज लिमिट। ठीक है, तो UGC नेट की बात करूँ, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर कोई एज बैरियर नहीं है, कोई भी अपर लिमिट नहीं है। बट JRF देने की आपकी जो लिमिट है वो है नॉट मोर देन 30 ईयर्स। और फीमेल्स हैं या फिर आपकी जो OBC SC ST कैटेगरी है उनको 5 ईयर्स का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। सो दे आर इन अ बेटर एडवांटेज कंडीशन। ठीक है, लेकिन अगर आपको एग्जामिनेशन देना JRF का तो आप 30 एज के अंदर होने चाहिए। पर प्रिसाइड्स आपका, अगर आप वुमेन कैटेगरी को बिलोंग करते हो, मतलब अगर आप वुमेन कैंडिडेट हो या फिर अगर आप OBC SC ST या PWD से बिलोंग करते हो, तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी रिजर्वेशन ऑब्वियसली इस एग्जामिनेशन के अंदर है। ठीक है, अब ये एग्जामिनेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है, सो आपको अपनी जो तैयारी है भी उस हिसाब से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, सो आई होप ये UGC नेट एग्जामिनेशन बेसिकली क्या है इसके बारे में आपको पता चल गया है। मैं ट्राई करूँगी इस पे आपको और भी ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करूँ कि और आपका सिलेबस कैसा रहता है, क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है, आप कौन सी बुक रेफर कर सकते हो। ठीक है, ये सब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगर आप बताएंगे। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा अगर आपको इससे रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात करते हैं हम PhD की। ठीक है, सो PhD के लिए जब भी हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले तो स्टूडेंट के दिमाग में एक चीज़ होती है, और मेरे पास जनरली ये एक क्वेरी आई है स्टूडेंट्स की, क्योंकि मैम मैं UGC नेट JRF तो करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, बट अभी मैं PhD नहीं करना चाहती। ठीक है, सो माई क्वेश्चन टू देम इज़ ऑलवेज कि क्यों फिर आप UGC नेट या JRF एग्ज़ाम क्यों दे रहे हो। अगर आपको ये लगता है कि जो आपकी वैकेंसीज़ आ रही हैं, अगर आप उनमें डायरेक्टली ऐसे अप्लाई कर दो कि आपका UGC नेट क्लियर है, आपका JRF क्लियर है और वो आपको ले लेंगे एज अ फैकल्टी, सो यू आर मिस्टेकन हेयर। ठीक है, हो सकता है कि छोटे कॉलेजेस आपको ले लें, बट वो भी आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रेशराइज करेंगे कि आपको अपनी PhD करनी है। ठीक है, सो बिना PhD के आप कहीं भी, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आप एज अ फैकल्टी के लिए ऑप्ट किए जा सकते हैं, वरना आपको PhD करना कंपलसरी है आज की डेट में। ठीक है, सो UGC नेट JRF क्लियर करने के बाद अगर आप PhD नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका UGC नेट या JRF करना फ्रूटफुल है, अनटिल अनलेस कोई आपके साथ कुछ कंडीशन ऐसी हो गई जो आप नहीं कर पा रहे हो परस्यू, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी एंड इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप कर सकते हो तो बिल्कुल करिए, सिर्फ उसका सर्टिफिकेट लेके आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, लेट मी टेल यू दिस। क्योंकि जनरली क्या होता है, आपका एक API स्कोर होता है। ठीक है, उस API स्कोर में आपको जो PhD का स्कोर होता है ना वो 25 होता है, और जब आप उनकी कैटेगरी का जो API स्कोर है आप उसको जब क्वालिफाई कर लेते हो ना, देन दे कॉल यू फॉर इंटरव्यू। तो अगर आप उस क्राइटेरिया में ही नहीं फिट हो रहे हो तो आपको इंटरव्यू का कॉल कहाँ से आएगा, चाहे आप JRF ही ना क्लियर किए हो। ठीक है, सो इसीलिए PhD बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने UGC नेट JRF क्लियर किया है, और इनकेस अगर नहीं भी क्लियर किया, अगर आप डायरेक्ट PhD करना चाहते हैं, क्योंकि 2 तरीके होते हैं PhD करने के, या तो आप UGC नेट JRF के थ्रू कहीं गए, ठीक है, आपने अप्लाई किया, या तो फिर जो वैकेंसीज ऑलरेडी आ रही हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, आपने डायरेक्टली अप्लाई किया और वहाँ पे आपने उनका रिटन दिया, उनका इंटरव्यू दिया एंड यू गॉट सेलेक्टेड। बट
नाउ गवर्नमेंट ऐसे चेंजेस ला रही है और ऐसे रूल लेके आ रही है कि अगर आप आगे फ्यूचर में, मान लीजिए आपने डायरेक्ट कहीं भी कॉलेज में अप्लाई किया एंड यू गॉट एनरोल्ड फॉर पीएचडी, बट आपको यूजीसी नेट क्लियर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये गवर्नमेंट ने रखा है, ठीक है। सो इन ऑल आपको यूजीसी नेट करना तो पड़ेगा ही, चाहे अभी और चाहे बाद में। सो इट्स बेटर कि आप अभी ही उसको कर लें, क्योंकि इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड आई एम टेलिंग यू दिस कि जब आप पीएचडी करना स्टार्ट कर देते हो, यू गेट इंडल्ज सो मच कि आपको फिर और कुछ करने का टाइम नहीं मिलेगा। सो अगर आप सोच रहे हो कि मैं पीएचडी करना स्टार्ट कर देता हूँ या कर देती हूँ, उसके साथ मैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर लूँगी या कर लूँगा, मेरे हिसाब से फॉर मी इट इज़ लिटरली डिफ़िकल्ट टू डू। हो सकता है आप मैनेज कर लो, अगर आप मैनेज कर सकते हैं दैट इज़ वेरी वेरी गुड, अगर आप कर लेंगे। बट इन माई सिनेरियो आई एम नॉट एबल टू गिव टाइम टू दैट स्टडी, क्योंकि आपके लिए अब आपका पीएचडी इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर ऑल टुगेदर आप दूसरी चीज़ पढ़ना आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपके पास टाइम तो वही 24 घंटे हैं, ठीक है। सो इट इज़ अबाउट, आई थिंक, कि आप कैसे मैनेज भी करते हो, इट इज़ ऑल्सो अ थिंग। बट मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि अगर आपको लगता है कि अगर आपको करना है तो अभी आप कर लीजिए, क्योंकि पीएचडी में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि आपके साथ काफ़ी चीज़ें चल रही होंगी उस समय, आपके कोर्स वर्क भी चल रहे होंगे, एफडीपीज भी चल रही होंगी, आपको वर्कशॉप्स भी अटेंड करनी होंगी। सो देयर आर मैनी थिंग्स जो आपको थोड़ा इंगेज रखेंगी, ठीक है। सो अब आते हैं कि कहाँ से हमें पीएचडी करनी है, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट होता है काफ़ी कि आप कहाँ से पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, ठीक है। आपको जस्ट फॉर नेम से पीएचडी करनी है या आपको रिगरसली पीएचडी ढंग से करनी है, ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न होता है जनरली, ठीक है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये फाइंड आउट करना कि मुझे किस एरिया में रिसर्च करनी है, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये समझना भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी है, क्योंकि ये फिगर आउट करना है कि आपको किस में पीएचडी करनी है, उसके बाद आपको क्या टॉपिक लेना है, ठीक है, उसको और ज़्यादा कैसे आपको नीश करना है, कैसे और ज़्यादा स्पेसिफिक जाना है, इट इज़ रियली अ चैलेंज अकॉर्डिंग टू मी। एंड आई थिंक कि जो लोग पीएचडी कर रहे होंगे उनके लिए भी कहीं ना कहीं चैलेंज होगा, या अगर वो अपनी पीएचडी में थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं तो उनके लिए भी उस टाइम पे चैलेंजिंग ये रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करूँ अगर मैं कहाँ से करनी है पीएचडी, सो हो सकता है आप में से बहुत से लोग अपने होम टाउन से करना चाहें और हो सकता है आप में से बहुत से लोग बाहर से करना चाहें, अपने होम टाउन से नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको पीएचडी करने का सोचना है ना, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी दैट एंड व्हाट आई डिड कि मैंने एक एक्सेल शीट बना ली थी, ठीक है। एंड मैंने उसमें क्या किया था, अपने जितने भी टारगेट कॉलेजेस थे उनको नोट डाउन कर लिया था कि मुझे कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि आप हर क्राइटेरिया देखते हो कि कहाँ मैं जा सकता हूँ या कहाँ मैं जा सकती हूँ, कहाँ से मेरे लिए पॉसिबल होगा करना, वो सब चीज़ों को एनालाइज करते हुए आपको क्या करना है कि जितने भी आपके कॉलेजेस हैं जिनको आप टारगेट कर रहे हो उनको नोट डाउन करो। अब उनमें आपको क्या क्या डिटेल्स चाहिए होंगी, सबसे पहले तो कॉलेज का नाम क्या है, ठीक है। एरिया ऑफ रिसर्च, अब एरिया ऑफ रिसर्च क्या, आपका एरिया ऑफ रिसर्च आप क्या कंसिडर कर रहे हो या क्या सोच के चल रहे हो, ठीक है। और वहाँ पे किन किन एरियाज़ में रिसर्च होती है, ठीक है। और यह वो कैसे पता चलेगा, ऑब्वियसली आपको ब्रोशर से भी पता चल जाएगा, अगर आप उनकी फैकल्टी लिस्ट भी देख लेंगे तो भी आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से प्रोफेसर्स हैं और किस टाइप के टॉपिक्स पे या किस टाइप का टॉपिक्स में उनके स्पेशलाइजेशन है। और अगर आपका जो टॉपिक है या फिर अगर आपका जो एरिया ऑफ रिसर्च सोच के चल रहे हो वो उनसे मैच कर जाता है तो हाँ आप उधर जा सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो डेट ऑफ फॉर्म है वो कब आती है, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन कब होता है, फॉर्म कब आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, और फॉर्म कितनी बार आ रहा है, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटी साल में 2 बार फॉर्म निकालती हैं और काफ़ी यूनिवर्सिटी साल में 1 बार ही फॉर्म निकालती हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कब फॉर्म आ रहे हैं ताकि आप उनको टाइमली फिल कर सको, ठीक है। दूसरा ये आता है आपका सीट्स, क्योंकि देखो पीएचडी में सीट्स आपकी कम ही मिलेंगी, आपको 5, 7, 10 इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उन सीट्स पे आपको फ़ाइट करना है, वो सीट्स आपकी टारगेट है, ठीक है। तो अब आपको कैसे मैनेज करना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना खुद को, क्या आपको सब चीज़ें सोच के चलनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैंने अपने केस में ये किया था कि मुझे
कहीं ना कहीं अपने ग्रेजुएशन से एक थोड़ा सा माइंड में क्लियर था कि मुझे किस एरिया में रिसर्च करनी है, ठीक है, ये मेरे दिमाग में थोड़ा था। बट किस टॉपिक पे करनी है, मार्केटिंग में किस एरिया पे स्पेसिफिकली करनी है, ये ऑब्वियसली उतना क्लियर नहीं था। बट हाँ, जब मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया था, तब मुझे जब थोड़े बहुत मैंने पेपर्स लिटरेचर्स पढ़ना स्टार्ट कर दी थी, तभी से थोड़ी बहुत ज़्यादा लिटरेचर्स उस समय नहीं पढ़ पाई थी, बट जितनी भी पढ़ी थी उससे मुझे जो टॉपिक उस समय मेरे लिए समझ में आया था, मैंने उसके लिए एक क्या बना लिया था, आपका एक प्रपोजल टाइप का बना लिया था, ठीक है। क्योंकि जनरली कुछ कॉलेजेस में ऐसा देखने को मिलेगा आपको कि जब भी आप फॉर्म के लिए अप्लाई करोगे ना, वो प्रपोजल मांगेंगे आपसे, ठीक है, कि आप किस एरिया में रिसर्च करना चाहते हो, क्या क्या आप सोच रहे हो, ये आपको लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। और उसके बेसिस पे फिर वो आपको क्या करते हैं, आगे आपके एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट करते हैं, ठीक। तो एक प्रपोजल भी आपको जनरली प्रिपेयर करके रखना पड़ता है। इसलिए मैंने बोला कि आपको एक माइंडसेट बना के चलना पड़ेगा कि आपका एरिया ऑफ रिसर्च क्या रहने वाला है और आप किस टॉपिक पे रिसर्च करने वाले हो। वो एक आपका ऐसा टॉपिक नहीं होगा कि जो फाइनली हो गया कि हाँ यही होगा, वो हो सकता है आपका पीएचडी में आते आते चेंज भी हो जाए, बट एक प्रपोजल आपके पास होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ताकि आप हर एक कॉलेज में अप्लाई कर पाओ या हर एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर पाओ जहाँ पे भी आप अप्लाई करना चाहते हो। अब नेक्स्ट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आता है आपका कोर्स वर्क, ठीक है। मान लेते हैं कि आप अपने पीएचडी में एनरोल हो गए, ठीक है, और आपका टॉपिक या एरिया डिसाइड हो गया, एटलीस्ट आपको एरिया पता है कि आप किस एरिया में करना चाहते हो, आपको इतना क्लैरिटी है, ठीक है। तो कोर्स वर्क इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीएचडी, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट इक्वली फॉर बोथ आपका फुल टाइम स्कॉलर्स एज वेल एज आपका पार्ट टाइम स्कॉलर्स, ठीक है। क्योंकि बिना कोर्स वर्क के इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट, मैं सच में बता रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि आपके लिए ये पूरी एरिया ही एकदम नई है, तो आपको स्क्रैच से ही समझना पड़ेगा कि कैसे होती है रिसर्च, कैसे करी जाती है, इवन आपको पेपर भी कैसे पढ़ना है ये भी समझना ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिटरेचर रिव्यू की बात करूँ, सो लिटरेचर रिव्यू इज़ नॉट अबाउट जस्ट रीडिंग अ पेपर, it is about understanding a paper and understanding it in an aspect or in perspective of a researcher, कि एक researcher कैसे पेपर को इंटरप्रेट करता है, ठीक है। क्योंकि एक जो नॉर्मल पर्सन जो है वो अगर पेपर पढ़ रहा है तो वो अलग तरीके से इंटरप्रेट करेगा, लेकिन आप रिसर्चर हो तो आपको उसमें एलिमेंट्स ढूंढने हैं कि क्या एलिमेंट्स हैं, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक रिसर्चर को ध्यान देने की ज़रूरत है, और वो आपके अंदर तभी डेवलप होगा जब आप अच्छे से लिटरेचर रिव्यू करोगे और अपने कोर्स वर्क को सीरियसली लोगे। क्योंकि कोर्स वर्क में जनरली आपको यही सब सिखाया जाता है कि किस तरीके से हमको रिसर्च करनी है, क्या टूल्स यूज़ होते हैं, कैसे टेक्निक्स लगाई जाती हैं, ठीक है, क्या क्या सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं। दूसरी चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स या एफडीपीज़ ज्वाइन करने की ज़रूरत है। उसका रीज़न ये है ताकि आप समझ सको कि आगे रिसर्च में हमें कैसे बढ़ना है, ठीक है, किस तरीके से हमें आगे चीज़ें प्लान आउट करनी है। क्योंकि ऑब्वियसली आपका जो कोर्स वर्क है वो तो आपको डेफिनेटली गाइड करेगा, आपके जो प्रोफेसर्स हैं जो कोर्स वर्क में आपको पढ़ा रहे होंगे वो आपको डेफिनेटली हर चीज़ बताएंगे, बट आपको अपने एंड से भी उसमें एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए पीएचडी इज़ नॉट ओनली अबाउट जस्ट अ डिग्री, कि आपने नॉर्मली कोई भी डिग्री जिस तरीके से ले ली और हो गया, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है, प्लस अपनी तरफ से एफ़र्ट भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है, और आपको बहुत सीरियस होना पड़ता है अपनी इस पर्टिकुलर जर्नी में, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर लेना चाहूँगी। आई डोंट नो कि आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, बट आई वुड से कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो फैमिली है वो कितनी सपोर्टिव है, ठीक है। क्योंकि देखो पीएचडी इज़ नॉट अबाउट 1 साल 2 साल के अंदर हो जाएगी एंड आप किस तरह मैनेज कर लोगे और आप पीएचडी कर लोगे, नो, इट इज़ अ कमिटमेंट आई वुड से, ठीक है ना। तो पेशेंस के साथ आपको कमिटमेंट की भी ज़रूरत है पीएचडी के अंदर, क्योंकि इसमें तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो फैमिली सपोर्टिव होना आई गेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और मैं कहूँगी मेल्स या फीमेल्स कोई भी हों, दोनों के लिए ही इक्वली डिफ़िकल्ट है। मेल्स के लिए ऑब्वियसली ज़्यादा थोड़ी हो जाती है मुझे लगता है,
क्योंकि आप अपनी लाइफ के उस स्टेज पे हो जहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेनी है, आपको अपनी लाइफ भी आगे लेके जानी है। फीमेल्स के लिए बस इस पॉइंट में थोड़ा सा ईजी हो जाता है कि आप आफ्टर मैरिज भी ईजिली परस्यू कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप साथ में अगर सपोर्ट भी कर रहे हो इट इज़ वेरी गुड, बट आप फिर भी मैनेज कर सकते हो। बट आई एम नॉट सेइंग दिस कि मेल के लिए डिफ़िकल्ट और फीमेल के लिए ईजी है, इट इज़ नॉट, क्योंकि अगर आप मैरिड हो तो आपको अपना फैमिली भी देखना है और अपनी स्टडीज़ भी देखनी है और आपको साइमल्टेनियसली दोनों को मैनेज करना है, तो वो भी ईजी नहीं होता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो दोनों के लिए ही डिफ़िकल्ट है, बट द पॉइंट इज़ कि अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। सो जब भी आप पीएचडी परस्यू करना चाह रहे हो या अगर आप कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप ये पिक्चर क्लियर रखो कि ये सिर्फ 1 या 2 साल की बात नहीं है, ठीक है, और आपको उतना सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि आप ईज़िली जहाँ तक पहुँचना चाहते हो, अपनी पीएचडी परस्यू करना चाहते हो, वहाँ तक आप पहुँच जाओ। क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं मैंने, ठीक है, एंड आई हैव हर्ड अबाउट देम ऑल्सो, कि जिन लोगों ने कोर्स वर्क करते करते अपनी पीएचडी ड्रॉप कर दी है, रीज़न बीइंग कि उनके अपने पर्सनल इश्यूज़ भी, प्लस कहीं ना कहीं फैमिली भी कुछ कुछ की सपोर्टिव नहीं, तो मुझे लगता है कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो आई थिंक कि आप इसको कंसिडर करेंगे, और अगर पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बहुत टाइम लग जाएगा तो हाँ, इट इज़ टाइम टेकिंग, ऑब्वियसली इट इज़ टाइम टेकिंग, बट एज आई सेड कि अगर आपकी फैमिली सपोर्ट कर देगी तो आप सब कुछ कर सकते हो, मुझे लगता है। तो आई होप मैंने यहाँ पे आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है वो काफ़ी फ्रूटफुल होगी आपके लिए और आपको आपकी पीएचडी में आगे ज़रूर ज़रूर हेल्प करेगी, ठीक है। बाकी कमेंट डाउन करिएगा कि आपको और क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए पीएचडी से रिलेटेड, कि क्या क्या कोर्स वर्क में पढ़ाया जाता है, और अगर मैं ट्राई कर पाई तो मैं कोर्स वर्क में जनरली क्या पढ़ाते हैं, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, ये आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। लेकिन आप प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए पीएचडी से रिलेटेड, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, कि मेरे पास इधर काफ़ी ज़्यादा मेल्स आ रहे हैं कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दीजिए, आई नो आपके एग्जामिनेशन आने वाले हैं थोड़े टाइम में। सो मैं इस बार ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपको अभी से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस देना स्टार्ट कर दूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम्स आने तक आपके पास वीडियोस ऑलरेडी हों। क्योंकि देखो प्रॉब्लम यहाँ पे ये होने लगती है, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं पीएचडी कर रही हूँ, ठीक है, एंड आई एम रनिंग इन माई कोर्स वर्क ओनली, ठीक। तो कोर्स वर्क आपका क्या होता है कि हर 6 मंथ में मेरे भी एग्जामिनेशन होते हैं, एंड वो 6 मंथ वही होता है जब आपके एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है। तो इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी टू मैनेज बोथ, ठीक। तो मैं इसीलिए इस बार ट्राई करूँगी कि मैं आपको पहले से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस देना स्टार्ट कर दूँ, ताकि मेरे एग्ज़ाम आने तक आपके पास भी आपका एग्ज़ाम का कंटेंट अवेलेबल हो, ठीक है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और मैं अब आपके साथ कोशिश करूँगी कि रेगुलरली कनेक्ट करती रहूँ, बट प्लीज़ कमेंट डाउन करिएगा कि आपको और क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।